आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महाजनपद, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस टॉपिक को ब्रीफली करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। तो यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे हम महाजनपद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में राज्यों के प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है महाजनपद। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कुछ जनपदों का जो वर्णन है उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका अवधि कितना है? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका प्रमुख जो भाषा था संस्कृत एवं प्राकृत था। जो महाजनपद थे, उनका जो मुख्य भाषा था संस्कृत था और प्राकृत था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इसका जो शासन व्यवस्था कैसा था? तो गणराज्य राजतंत्र था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई थी। नेक्स्ट है, लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। जब लोहे का हथियार जब बन गया तो योद्धा क्या करने लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। नेक्स्ट है, खेती के नए औजार और उपकरण से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक योजनाओं के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। तो देखिए, अनाज जब ज़्यादा पैदा होने लगा तो राजा क्या किया? उससे ज़्यादा कर वसूलने लगा। ठीक है, तो एकत्रित धन भी एकत्रित होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। लोगों की जो प्रबल प्रतिष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के लिए प्राप्ति हो गई। यहाँ पे देखिए बताया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। जो सबसे छोटा होता था उसे कबीला कहा जाता था। जो सबसे छोटा होता है कबीला कहा जाता है। उससे जो बड़ा होता है, कबीला से बड़ा, उसे ग्राम कहा जाता है। और ग्राम से जो बड़ा होता है उसको जन कहा जाता है। और जन से जो बड़ा होता है जनपद कहलाता है। और जनपद से भी जो बड़ा होता है महाजनपद कहलाता है। तो याद रखिएगा क्रम, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान में 16 महाजनपद स्थित है। और कौन से राज्य में कितने महाजनपद थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में जो है अभी वो कितना महाजनपद थे? उसमें 8 महाजनपद थे। बिहार में 3 महाजनपद थे। राजस्थान में 1 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद थे। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था। और भारत के बाहर 2 महाजनपद था। अगर टोटल जोड़िएगा तो 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। ठीक है, किसमें? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, जनपद, उसका राजधानी और महत्वपूर्ण नगर, आधुनिक नाम उसका क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है।
तो सबसे पहला में है गंधार। गंधार का जो राजधानी था तक्षशिला था। देखिए इसका महाजनपद और उसका राजधानी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए गंधार का जो राजधानी है तक्षशिला है, और अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है, रावलपिंडी व पेशावर, ये जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है कम्बोज। कम्बोज का राजधानी जो है हाटक या राजपुर है, जो अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है, रजौरी व हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। उसके बाद है मत्स्य या मच्छ, इसका जो राजधानी है विराटनगर है। कहाँ है, विराटनगर, जो अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है, जयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में ये क्षेत्र पड़ता है। कुरु का जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली वाला क्षेत्र है, और ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। नेक्स्ट है सुरसेन। सुरसेन का राजधानी था मथुरा, और अभी ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि मथुरा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए छठा कौशल। कौशल का जो राजधानी था श्रावस्ती था। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, और अभी जो वर्तमान में इसका क्षेत्र पड़ता है फैज़ाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश में ये सब पड़ता है। उसके बाद है पंचाल। पंचाल का जो राजधानी था कंपिल्य याद कर सकते हैं, या अहिछत्र, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, दो में से कोई भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अभी जिसका वर्तमान क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है चेदी। चेदी का जो राजधानी है शक्तिमती है, शक्तिमती। अभी जिसका वर्तमान क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो है नौवां वो है वत्स या वंश। इसका जो राजधानी है कौसम्बी है। क्या है, कौसम्बी। अभी इसका वर्तमान जो क्षेत्र है इलाहाबाद मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। उसके बाद है काशी। काशी का जो राजधानी है वाराणसी है। कहाँ, वाराणसी। और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये भी पता है कि आपको वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है मल्ल। मल्ल जो है इसका राजधानी है कुशावती या कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ब्राह्मण है अस्मक या अस्मक। ठीक है, इसका जो राजधानी है पाटन। कहाँ है, पाटन, जो ही फिलहाल गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था, तो अस्मक या अस्मक, ये दोनों आप नाम याद रखिएगा, और इसका राजधानी पाटन था। नेक्स्ट यहाँ पे 13वां है अवंती। अवंती का जो राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती, और अभी जो फिलहाल क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बज्जी या व्रिजी, इसका जो राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला। अभी जो इसका वर्तमान क्षेत्र है वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार में ये पड़ता है। अंग का राजधानी है चंपा। चंपा जो है फिलहाल में कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर, मुंगेर बिहार में पड़ता है। उसके बाद मगध। मगध का जो राजधानी है गिरिब्रिज या राजगिरी, जो कि पटना, गया और नालंदा वाला बिहार में ये पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें कि गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। गंधार महाजनपद जो था पाकिस्तान में था, और इसकी राजधानी कहाँ था, तक्षशिला, जो विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, डबल स्टार लगा लीजिए, ये कितनी बार भी पूछा गया है और भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर था, तो गोदावरी नदी के तट पर था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। उत्तर प्रदेश का मल्ल जो महाजनपद था वो क्या था, गणराज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद जो था ये क्या था, ये भी एक गणराज्य था। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छावी गणराज्य का शासन था। यानी वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छावी गणराज्य का क्या था, शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यह कुल 8 कुलों का संघ था। तो ये पूछा गया है कि वज्जी जो महाजनपद है उसमें कितना कुलों का संघ था, तो 8 कुलों का संघ था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी
से सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक ध्रुव का कार्य करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद था मत्स्य। कौन था? मत्स्य। चंपा का प्राचीनता नाम है मालिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती का शासक राजा चंद्रप्रदत्त थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के जो शासक या राजा थे वो चंद्रप्रदत्त थे। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट कि अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। तो अंग की पहली चर्चा कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मगध महाजनपद कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने क्या किया? शासन किया। जो कि यहाँ पे याद किया करने का ट्रिक दिया गया है हसीन मासुक शाह, ये याद करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो ये सारे वंशों ने शासन किया था किस पे? मगध पे। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे और इसका कार्यकाल कितना है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।